हम बात करने जा रहे हैं बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता यानी आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता यानी मॉडर्न जो उद्योग आ रहे हैं आजकल उन उद्योगों की क्या विशेषताएं हैं उनकी क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण आजकल के उद्योग प्राचीन उद्योगों की तुलना में काफी तेज गति से विकास कर रहे हैं। तो आज अपने इस वीडियोज के माध्यम से अपन पढ़ने जा रहे हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं जिसे अपन विनिर्माण उद्योग कहते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें एक नंबर की इसकी सबसे बड़ी विशेषता आती है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण यानी कि आधुनिक बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं ना वो पूर्ण रूप से यंत्रीकृत होते हैं। इसमें सारा का सारा कार्य जो होता है वो मशीनों से होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है उसमें सारा कार्य। यानी कोई भी जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसमें कच्चा माल को निर्धारित स्थान से लेकर वस्तु के निर्माण तक की प्रक्रिया अपने आप यंत्रों के द्वारा संचालित होती है। इसमें सिर्फ कमांड का प्रयोग किया जाता है, कमांड दी जाती है मशीनों को कंप्यूटर्स के माध्यम से। वो सारा का सारा कार्य यानी कि कच्चे माल की प्रक्रिया से लेकर उसके परिशोधन का, उसके परिष्कृत करने का कार्य से लेकर, जैसे मान लो वस्त्र की बात कर रहे हैं तो कॉटन जो होती है वहां से वो और वस्त्र का कच्चा माल है तो उसको वहां से उठाएगा, उसको परिशोधन का कार्य करेगा, उसको परिष्कृत करने का कार्य, उसको धागा बनाने का कार्य कहें या वस्त्र बनाने का कार्य, एक व्यवस्थित तरीके से आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं होती हैं। अपन कह सकते हैं ये सारा का सारा कार्य कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर के माध्यम से सारा कार्य होता है। इनकी वस्तुएं बनने तक लेके पैकिंग लेने तक की यहाँ की लोडिंग होने तक का सारा ये होता है। तो जो श्रमिक होते थे उनकी तुलना में आज मशीनें जो है ना वो तेज गति से कार्य कर रहे हैं, यानी कि कम लागत में तेज गति से ये कार्य हो रहा है। और मॉनिटरिंग कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग भी हो रही है, सिर्फ हमें उसे कमांड के माध्यम से संचालित करना होता है। इसके बाद में दूसरा आता है नवीन तकनीक। नवीन तकनीकी यानी आजकल के जो उद्योग हैं इन उद्योगों के अंदर नवीन तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल वस्तु के निर्माण के दौरान जो भी कोई अपशिष्ट पदार्थ वगैरह बचता है उसका भी रिसाइकल करके उसको भी पुनः काम में लिया जा रहा है। पहले के उद्योगों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, इस कारण काफी ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ वगैरह उनसे बच जाया करते थे। लेकिन आजकल के उद्योगों में ऐसी कोई चीज नहीं होती है क्योंकि पूरी नवीन तकनीकी के ऊपर आधारित है। अच्छी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है कि वस्तु के निर्माण के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको वापस रिसाइकल किया जाता है और एक कच्चे माल के रूप में उसे दोबारा से तैयार किया जाता है और उससे फिर वस्तु निर्माण कर ली जाती है। तो नवीन तकनीक का उपयोग होने के कारण आजकल के उद्योग तेज गति से विकसित हो रहे हैं और आधुनिक समय की मांग भी यही है। आधुनिक समय की मांग के अनुसार उद्योग तेज गति से बढ़ रहे हैं। तो इसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होता है या नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अपन देख सकते हैं कच्चा माल। तीसरा हो गया इसमें कच्चा माल। यानी ये जो कच्चा माल है ये भी आधुनिक उद्योगों की विशेषताओं में इसे शामिल किया गया है। इस कच्चे माल को उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में भी शामिल किया गया था। यानी उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है ना कोई भी कच्चा माल हो गया वो उद्योगों की स्थापना के लिए एक प्रमुख आधार होता है। ऐसे में इनकी विशेषताओं में भी इन्हें शामिल किया जाता है क्योंकि उद्योग तभी विकास कर पाएगा जब उन्हें समय पर सही तरीके से कच्चा माल उपलब्ध हो पाएगा। तो ऐसे में कच्चे माल को उद्योगों की विशेषताओं में शामिल किया गया। अपने इससे पहले वाला जो 23 नंबर का वीडियो है उसमें भी अपन इस चीज को डिस्कस किया है कि कच्चा माल किस प्रकार से उद्योगों के विकास में सहायक होता है। तो ऐसे में चाहे भारी वजन में भारी वाला कच्चा माल हो या वजन घटने वाला कच्चा माल हो, सारे के सारे उद्योगों की स्थापना इन कच्चे माल वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि कच्चे माल वाले क्षेत्र उसके विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका शक्ति के साधन। ये चौथा नंबर का पॉइंट शक्ति के साधन की सुलभता। यह अपन ने उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में भी पढ़ा है। शक्ति के साधनों की सुलभता। शक्ति के साधनों की सुलभता यानी उपलब्धता भी अपन कह सकते हैं कि पर्याप्त शक्ति के साधन अगर उद्योगों के पास रहेंगे तो वो उद्योग ज्यादा विकास करेगा। या अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति के साधन यानी उद्योगों को संचालित करने वाले चाहे वो विद्युत से हो, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से हो या अपन ये कहें कोयले से संचालित हो, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये अपन ने उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में भी इस चीज को अपन ने डिस्कस किया है
कि किस प्रकार से शक्ति के साधन उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जो उद्योग शक्ति के साधनों के रूप में कोयले पे निर्भर होते हैं, उन उद्योगों की स्थापना कोयला प्राप्त वाले स्थानों के ऊपर ही की जाती है, ताकि उनकी परिवहन लागत कम आए, क्योंकि शक्ति का साधन जो कोयला है वो वजन में भारी होता है, इसलिए परिवहन लागत ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे में शक्ति के साधन जो है ना वो उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद में आता है पांचवा पॉइंट, उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां, कि उत्पादन जो है ना वो किस प्रकार से किया जाता है। तो उत्पादन की विधियों में अगर देखा जाता है तो हर उद्योग की अपने अलग अलग प्रकार की उत्पादन की विधियां होती है, और उन विधियों में भी नवीन तकनीकी का वो उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल वस्तु का जो उत्पादन होता है वो चाहे ज्यादा टिकाऊ ना हो, लेकिन उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो शैली होती है देखने की, वो काफी ज्यादा लुभावनी होनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक जो होता है, कस्टमर होता है, उसके लुभावनेपन की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। तो इस तरह उत्पादन की विधियों में आजकल आधुनिकीकरण का जो प्रभाव है ना वो ज्यादा आ गया है, कि सिर्फ जो दिखावटी चीजें जो होती है, आर्टिफिशियल जो चीजें होती है ना, वो ज्यादा ज्यादा मायने रखती हैं। चाहे वो ज्यादा समय के लिए चल पाए या नहीं चल पाए, मार्केट में ज्यादा समय के लिए न रुके, लेकिन एक बार मार्केट में अगर वो आ जाती है तो उसका थोड़ा बूम आ जाता है, ग्राहकों में जो है ना वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। तो ऐसी उत्पादन की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि कम लागत के अंदर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। तो ऐसी उत्पादन की विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ उद्योगों का विकास इसके ऊपर भी निर्भर करता है। एक सबसे बड़ी इसकी जो जीवन शैली उद्योगों के लिए अगर देखा जाए तो इसका संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा व्यवस्थित होना चाहिए। अगर जितना ही संगठनात्मक ढांचा अच्छा होगा तो वो सॉरी, जितना ही संगठनात्मक ढांचा अच्छा होगा वो उद्योग उतना ही ज्यादा विकास करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि संगठनात्मक ढांचा, इसकी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि सारे के सारे कार्य एक व्यवस्थित तरीके से चल सके। अब संगठनात्मक ढांचे में क्या क्या शामिल किया गया है इसको अपन देखते हैं। तो एक तो आ जाता है इसमें पूंजी आती है। संगठनात्मक ढांचे में एक तो क्या आती है? पूंजी आती है। यानी उद्योगों के विकास के लिए पूंजी का होना बहुत ही जरूरी है। जितनी ज्यादा पूंजी अपन उद्योगों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा वो उद्योग हमें मुनाफा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पूंजी जो है वो उद्योगों के विकास को ज्यादा बढ़ावा देती है। इसके लिए कारण क्या होता है कि अपन कच्चे उत्पादक वाले क्षेत्रों को या कच्चा माल वालों को एडवांस में पैसा देके उनसे माल फिक्स कर लेते हैं, उनसे खरीद लेते हैं। ग्राहकों को भी अपन वस्तुएं, जो थोक व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जो थोक व्यापारी होते हैं, उनको भी अपन उधार में माल देकर अपने इस क्रिया को लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अपन एडवांस में पैसा करके या किसी को उधार में देकर अपने उद्योग का संचालन कर सकते हैं, ताकि जो अभावग्रस्त जो लोग होते हैं वो उधार में सामान लेकर अपने बिजनेस को, जैसे फुटकर व्यापारी होते हैं वो अपने बिजनेस को चला सकते हैं, थोक व्यापारी होते हैं वो उद्योगों से मिल उधार सामान उधार में लेकर फुटकर व्यक्तियों को उधार में देकर उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, वस्तु को बाजार तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। तो पूंजी का होना जरूरी है। पूंजी निवेश ही सबसे बड़े उद्योगों के विकास का आधार बनता है, क्योंकि इसके परिसर वगैरह, मशीनीकरण वगैरह, वो सारी तकनीकी युक्त जो सिस्टम होते हैं, उपकरण होते हैं, उनमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें एक आ जाता है तकनीकी श्रम। तकनीकी श्रम यानी तकनीकी श्रम की इसमें ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी तकनीकी श्रम, यानी ऐसा नहीं है कि भाई अपन किसी काम का हमें पता नहीं है और अपन जबरदस्ती उस काम के लगे हुए, नहीं। पूर्ण रूप से सारा कार्य मशीनीकृत तकनीकी युक्त कार्य इसमें पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि हमें इस प्रकार के डिजाइन की वस्तु का निर्माण करना है। अब चाहे कितने उसमें बनाते जाओ, उसी डिजाइन की वस्तु है ना वो उत्पादित होती रहती है। ऐसा नहीं कि हर बार वस्तु में अलग अलग अपन डिजाइन उसमें लगाएं, या एक हाथों से बनाए तो एक में डिजाइन अलग होगी, दूसरी उसमें कलर में या डिजाइन में अंतर आ गया। ऐसा नहीं होता, कि पूर्ण रूप से तकनीकी श्रम की आवश्यकता होती है, इनकी मशीनी श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है बड़ा संगठन। तीसरा पॉइंट आ जाता है बड़ा संगठन। यानी बड़ा संगठन होना चाहिए। इसका किस प्रकार से बड़ा संगठन होना चाहिए? बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, छोटे उद्योगों के साथ भी इनका संपर्क होना चाहिए। कच्चे माल वाले क्षेत्रों के जो ठेकेदार होते हैं उनके साथ उनका संपर्क होना चाहिए। बड़े तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है, उनके व्यक्तियों के साथ संपर्क होना चाहिए। इसका एक बड़ा सर्किल बना हुआ होना चाहिए व्यक्तियों का, संस्थाओं का, ताकि समय रहते अपन उन संस्थाओं में सामान को इधर उधर कर सकते हैं। तो बड़े संगठन की इसमें हमें आवश्यकता होती है, ताकि वो अधिक अच्छे तरीके से इसी को डेवलप आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। एक आ जाता है प्रशासकीय वर्ग। 4 नंबर का पॉइंट आ जाता है, संगठनात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं, इसमें आ जाता है प्रशासकीय वर्ग।
प्रशासकीय वर्ग। प्रशासकीय वर्ग का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे अपन मैनेजमेंट स्टाफ कहा करते हैं। उनका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाफ के बिना या मैनेजमेंट के बिना अपन किसी कार्य का प्लान सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर हमने अच्छी पूँजी लगा दी, सारी व्यवस्थाएँ हमारी अच्छी चल रही हैं, यानी कि जो भी अपन ने चीज़ें पढ़ी हैं, सौ के 100 पॉइंट ये हमारे अच्छे पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा प्रशासकीय वर्ग अगर सही नहीं है, व्यवस्थित कार्य नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं हमें ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, हमारे इस ढांचे के बिगड़ने में या सुधारने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासकीय मैनेजमेंट एक ऐसा सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि व्यक्तियों को एक व्यवस्थित उसके काम के प्रति सुचारू रूप से जागरूक करता रहे और उस काम को चलाने में हमारी सहायता करता रहे। एक आ जाता है अनियमित भौगोलिक वितरण। इसका एक 7वां पॉइंट और है, अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी अपन धरातल के ऊपर देखते हैं कि ज्यादातर उद्योगों का अनियमित भौगोलिक वितरण पाया जाता है। कोई क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ पर उद्योगों की भरमार होती है, अधिकता होती है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर उद्योगों की बहुत कमी होती है। अब कमी होने का वहां पर कारण ये हो गया कि वहां पर कच्चे माल की कमी है। कच्चा माल, कोई भी धात्विक खनिज हो, अधात्विक खनिज हो या कृषि आधारित कच्चा माल हो, कैसा भी माल हो, वो वहां पर उत्पादित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उद्योग लगाना थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल ही अगर वहां पर नहीं है, अपन दूर क्षेत्रों से कच्चा माल लेकर आ रहे हैं, तो हमें बड़ी समस्या हो सकती है। परिवहन लागत ज्यादा आएगी। परिवहन लागत ज्यादा आएगी तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और अन्य क्षेत्र से आने वाले जो माल हैं, वस्तुएं हैं, वो ज्यादा बिकने लग जाएगी। तो ऐसे में भौगोलिक वितरण को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ऐसे में ये कुछ विशेषताएं हैं जो उद्योगों को आगे बढ़ा भी सकती हैं और उद्योगों को नीचे गिरा भी सकती है। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, उनकी इन विशेषताओं के आधार पर ये उद्योग कार्य करते हैं। ऐसे में अपने इन उद्योगों को फिर अलग अलग भागों में भी बांटा, विभाजित किया गया है। कच्चे माल के आधार पर हो गया, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हो गया और उपभोक्ता के आधार पर हो गया। 4 भागों में इसे बांटा गया है कि किस प्रकार के ये उद्योग होते हैं। क्या कोई सारे कच्चे माल पर निर्भर भी होते हैं या कई अन्य तैयार माल के ऊपर भी निर्भर होते हैं। तो इसको, इस कड़ी को आगे देखने के लिए इस उद्योगों के वर्गीकरण की सीरीज अपन 25 नंबर की सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसको नियमित रूप से आपको ये जो वीडियोस डाले जा रहे हैं वो मिलते रहे। धन्यवाद।